आप सभी का आरबी क्लासेज में स्वागत है। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम चैप्टर नंबर 2 विज्ञान का यूपी बोर्ड विद्या क्वेश्चन बैंक का, तो दूसरा चैप्टर का नाम है अम्ल क्षार लवण, जिसे हम इंग्लिश में एसिड बेस एंड सॉल्ट बोलते हैं। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि पहला जो चैप्टर है आप लोगों ने पढ़ा होगा वो बहुत एग्जाम के रिगार्डिंग, बोर्ड के रिगार्डिंग आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो मेरी उम्मीद है जिन लोगों ने नहीं देखा है मेरी वेबसाइट पे जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, या फिर मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप ज़रूर देखें पहला वीडियो। उसमें क्वेश्चन बैंक आपको मालूम है, विद्या क्वेश्चन बैंक बहुत पुराने समय से फेमस है और पुराने समय से लगातार बहुत उपयोगी है उन छात्रों के लिए जो चाहते हैं कि मेरे नंबर क्या हो जाए, इंक्रीज कर जाएं या जंप कर जाएं, तो उन्हीं के लिए। दोस्तों आते हैं हम अपने सेकंड चैप्टर पे टू द पॉइंट। एक छोटा सा इसमें क्विक रिव्यू दिया होता है, ये अगर आप देखो तो क्विक रिव्यू है। क्विक रिव्यू का मतलब है पूरे चैप्टर का एक एनालिसिस विद इन 5 मिनट के अंदर। तो देखते हैं दोस्तों, हम लोग पॉइंट दिया है कि अम्ल क्षार सूचक रंजकों के मिश्रण होते हैं जिनका उपयोग अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करने के लिए किया जाता है। अम्ल क्षार सूचक होते हैं, इनको हम इंडिकेटर बोलते हैं, जो हमें ये हेल्प करते हैं कि ये अम्ल है कि क्षार है, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए। सेकंड है, विलयन में H पॉजिटिव आयन के निर्माण के कारण ही पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती है, तथा विलयन में OH आयन के निर्माण पदार्थ की प्रकृति क्षारीय होती है। दोस्तों मैं जो पढ़ रहा हूँ मुझे हो सकता है कि थोड़ा बहुत क्लियर दिखाई दे, आप लोगों को अगर नहीं है दिखाई दे रहा है तो अभी इसमें आगे के जो पेज हैं वो क्लियर दिखाई देंगे। हमको ऐसा ही इसमें जब हमने इसकी जो है फ़ोटो लिए थे तो कुछ ऐसे ही आ रहे थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ उस पर आप ध्यान देंगे और आगे आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन करता है और साथ ही संगत लवण का निर्माण होता है। एंड क्षारक किसी धातु से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस के उत्सर्जन के साथ एक लवण का निर्माण करता है, जिसका रेड आयन एक धातु एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं से संयुक्त रूप से क्या होता है, ये निर्मित होता है। जब अम्ल किसी धातु के कार्बोनेट या धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो यह संगत लवण CO2 एवं H2O उत्पन्न करता है। मतलब ये हमको जो है एक तरह से उत्पाद में मिलते हैं। अगला है पॉइंट, जल में अम्लीय एवं क्षारीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि ये क्रमशः H पॉजिटिव OH आयन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों पॉइंट, अम्ल या क्षारक की प्रबलता की जाँच pH पैमाने के उपयोग से की जाती है, जो विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की माप को करता है। दोस्तों जो ये pH वर्ड है मैं एक थोड़ा सा इंडिकेट कर दूं आपको कि जो pH है, P को बोलते हैं हम लोग पोटेंज मतलब शक्ति, H को बोलते हैं हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन आयन की कितनी शक्ति होती है उसको हम बोलते हैं pH स्केल। अब pH स्केल की वैल्यू होती है 0 से स्टार्ट होती है और 14 तक होती है। बीच में एक पॉइंट पड़ता है इन दोनों को बांटने के लिए 7, जिसको हम उदासीन बोलते हैं। तो 0 से 7 के बीच में हमारे पास क्या होते हैं, हम उनको बोलते हैं अम्ल, और 7 से 14 के बीच में जो होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग क्षार, जैसे हम क्षारीय सॉल्यूशन बोलते हैं। तो देखते हैं, एक उदासीन विलयन के pH का मान 7 होता है, जबकि अम्लीय विलयन के pH का मान 7 से कम होता है। जैसा कि मैंने बताया कि pH अगर 7 से कम है तो अम्ल होगा और pH 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय होगा। नेक्स्ट देख रखा है, सभी जीवों में उपापचय की क्रिया pH की एक इष्टतम सीमा से होती है। नेक्स्ट देखेंगे आप लोग, सांद्र अम्ल क्षार की जल के साथ मिश्रित करना एक अत्यंत ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अम्ल एवं क्षार एक दूसरे को उदासीन करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। एंड नेक्स्ट, हमारे दैनिक जीवन एवं उद्योगों में लवण के अनेक उपयोग होते हैं। तो ये हमारे क्विक रिवीजन था जो इसमें पॉइंट बाय पॉइंट दिया गया है। बाकी आपको डिटेल्स तो चैप्टर में ही पढ़ना ही पड़ेगा चैप्टर से, और बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम इसमें अब 1 बाय 1 पढ़ते हैं। तो आप देखेंगे अब हमारे जो MCQ टाइप के क्वेश्चन हैं जिन्हें हम 1 नंबर के क्वेश्चन बोलते हैं, तो वो किस तरह से पूछे गए हैं तो आप देखेंगे इसे। तो इसमें दिया है, पहला क्वेश्चन है, क्षारीय विलयन में
फिनोप्थिलीन सूचक का रंग होता है। आपको ये याद रखना होगा कि फिनोप्थिलीन एक सूचक है, इंडिकेटर है। अगर वो मान लो हमारा क्षारीय विलयन में है तो उसका रंग कैसा हो जाता है, तो उसका रंग होगा हमारा गुलाबी। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट पूछ रहा है, निम्न में प्रबल क्षार क्या है। तो प्रबल क्षार वे होते हैं जो OH माइनस देते हों, अम्ल वे होते हैं जो H+ देते हैं। अब निम्नलिखित में से दुर्बल अम्ल क्या है, तो उसका नाम है HCN। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसके आयन की मात्रा, डायरेक्ट ऑप्शन देखते हैं, इसके आयन की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये कैसा अम्ल कहलाता है, दुर्बल अम्ल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 5वां, H2S का विलयन का pH मान क्या है, या अम्लीय विलयन का pH मान क्या है, या H2SO4 के जलीय विलयन का pH मान क्या है। तो इन तीनों का जो आंसर है, और देखो दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, 2014, 16, 19 और 20। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है दोस्तों, आपका 4 बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। मे भी हो सकता है कि 2024 में आ सके। अगर आप देखें कंटिन्यूस लगातार 2-3 साल के अंतराल में पूछा जा रहा है, 2020 में पूछा है तो 21 में नहीं आया, 22 में नहीं आया, 23 में नहीं आया, हो सकता है कि 24 में आ सकता है, मे बी। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से, सिंपल है, H2S है, H मतलब जो त्याग सके उसे अम्ल बोलते हैं। अम्ल की वैल्यू क्या होती है, 7 से कम होती है। हालांकि ये आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग क्षारीय विलयन। तो हमारा पास एक क्वेश्चन है, क्षारीय विलयन का pH मान कितना होता है। क्षारीय विलयन होता है 7 से अधिक। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH संभवतः क्या होगा। तो नीला करने का मतलब है कि वो जो विलयन होता है वो कैसा होता है, क्षारीय होता है, और क्षारीय विलयन की वैल्यू 7 से हमेशा क्या होती है, ज़्यादा होती है। और आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको एक हिंट दूँ, एक अप्रोच दूँ, 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। अगर आपको सपोज मान लो ऑप्शन आंसर नहीं मालूम है, तो हम इसको क्या है कि ऑप्शन से एलिमिनेट करेंगे। आप देखो 1 है इधर 4 है, और इधर क्या है 5 है। तो ध्यान से समझो कि 7 से सभी वैल्यू क्या है, कम है। एक ही ऑप्शन है जो 7 से बड़ा है, जो ऑप्शन क्या होता है, डी बचता है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। थोड़ा सा अगर हमारे क्वेश्चनों में जो दिए गए होते हैं, अगर थोड़ा सा उसमें हम कॉमन सेंस भी अगर लगा सकते हैं तो हमारा आंसर आ सकता है, नो डाउट। आप देख सकते हैं 2023 में डायरेक्ट बिना वैल्यू याद किए भी हम इसका आंसर दे सकते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हमारा 8वां क्वेश्चन, एक विलयन का pH मान 1 है, यह विलयन है, या फिर निम्नलिखित में से मेथिल ऑरेंज मिलाने पर कौन सा विलयन लाल हो जाता है। तो हम देखेंगे इसमें कौन सा विलयन लाल हो जाता है, H2SO4, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक तरह से अम्लीय विलयन। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, एक विलयन नीले लिटमस को क्या ऐसा कर देता है, लाल कर देता है, इसका pH मान होगा। तो इसका आंसर होगा 6। 10⁻⁻6 मोल HCl विलयन का pH मान होगा। दोस्तों जब भी अगर आपसे इस तरह क्वेश्चन दे 10⁻⁻6 का, तो माइनस का मल्टीप्लाई करके, मतलब एक फॉर्मूला होता है माइनस लॉग H पॉजिटिव। तो या फिर हम ये बोल सकते हैं कि H पॉजिटिव आयन की सांद्रता का फॉर्मूला होता है माइनस के लॉग pH। तो माइनस के लॉग 10⁻⁻6 मोल दिया है, -6 कहाँ जाएगा, आगे माइनस माइनस क्या होता है, +6। तो इसकी वैल्यू माइनस ना होकर क्या हो जाएगी, +6 हो जाएगी। या फिर हम ऑप्शन बी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ऑप्शन बी। 10 का हमारा बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 11वां, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की शक्ति 10⁻² है, तो इसका विलयन का मान pH होगा। तो स्वाभाविक सी बात है, आप देख सकते हो 10⁻² है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2, तो हमारा +2। दोस्तों मैं इसमें एक हिंट और दे देता हूँ आपसे, जब वो H+ आयन की सांद्रता पूछे तो हमारे पास 2 आई है, लेकिन एक फार्मूला होता है, हम लिख सकते हैं H+ OH-
की जो वैल्यू होती है वो आएगी हमारी कितनी, 14। H प्लस की अगर 2 है, OH की माइनस की पूछे तो 14, 2 को इधर ले जाएंगे तो OH माइनस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि H प्लस OH माइनस दोनों का जो सम होता है वो 14 के बराबर होता है। अगर एक की वैल्यू अगर कुछ भी आती है तो दूसरी उसमें से क्या है, घटा देते हैं। तो नॉर्मली पीएच या पीएच पूछे या पीओएच पूछे तो ये लॉजिक आपको ध्यान रखना होगा। हो सकता है मे बी इस पर एक क्वेश्चन आ भी जाए, कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन चांसेस रियली पूछ लेता है वो कभी कभार, क्योंकि उसको पे अगर क्वेश्चन टफ करना है तो आपको ये क्वेश्चन पूछ लेगा वो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 देखेंगे आप लोग। 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण इतना है प्रति लीटर है, तो बिलियन का पीएच मान होगा। तो देखो दोस्तों सिंपल है, -7 है, -7 का क्या हो जाएगा, +7। शुद्ध जल का पीएच वैल्यू होती है कितनी, 7। पीएच अगर वो वाटर की बात करें तो वाटर का पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उदासीन घोल के लिए असत्य है, दिस इज रॉन्ग। तो हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव के सांद्रण का मूल्य 10⁻⁷ मोल पर लीटर होता है। ये हमारा जो स्टेटमेंट है, जो कथन है वो सही है। हाइड्रोक्सिल आयन के सांद्रण का मूल्य ये भी सही है। पीएच का मान 0 होता है, पीएच का मान 7 होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि उदासीन घोल के लिए कभी भी पीएच की वैल्यू 0 नहीं होती। कितनी होती है हमारी, 7 होती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 15वां क्वेश्चन। 1 बिलियन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण इतना दे रखा है, तो बिलियन का पीएच मान देखो दोस्तों -12 है, माइनस के ये देखो ध्यान से, हाइड्रोक्साइड आयन मतलब आपको उसने दिया है OH की वैल्यू 12 है, तो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 में से कितना 12 घटा दो, कितना आएगा 2। देख लो दोस्तों, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कि अगर हाइड्रोक्साइड है इसका मतलब OH है, हाइड्रोजन है तो इसका मतलब H है। दोनों का सम 12 होता है, वो चाहे कुछ भी पूछे आपको आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 16वां। सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है। सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है, कितनी होती है, 2। क्या होता है इसका फॉर्मूला, H2SO4। कोई बिलियन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करे गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस बिलियन में क्या होगा, तो डायरेक्ट ऑप्शन है हमारे पास HCl। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18वां। अपच का उपचार करने के लिए निम्न से किस औषधि का उपयोग होता है, तो एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटासिड, एंटीसेप्टिक, तो इसका आंसर आ जाएगा एंटासिड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। धावल सोडा का रासायनिक फार्मूला क्या है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपको याद रखने पड़ेंगे। तो धावल सोडा का फार्मूला Na2CO3.10H2, तो इसका 19 का आंसर होगा बी। निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है, कौन सा लवण, अम्लीय। अम्ल का मतलब ध्यान से देखना, जो H+ त्याग सके। NaCl होगा नहीं, KCN होगा नहीं, Na2SO4, बचा क्या, ऑप्शन बी। तो हमारा 20 का आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग 21वां। पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का, CaCO2। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है अम्लीय। 1 बिलियन का पीएच मान 3 है तो विलयन कैसा होगा, अम्लीय। एंड अगला क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा का जल का संभावित मान, अम्लीय वर्षा का संभावित मान क्या होगा, तो देखते हैं हम लोग अम्लीय वर्षा का संभावित मान, तो हमारा आंसर आता है 24 का ए ऑप्शन। बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है, CO2। क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है भूरा लाल। प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने अणु क्रिस्टलन जल के होते हैं, आधा। हाफ H2O फॉर्मूला होता है इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का। दावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। मीठे सोडे या खाने के सोडे का फॉर्मूला होता है NaHCO3। 1 बिलियन में 9 क्वेश्चन नंबर 30। 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 10⁻⁹ है। इस प्रकार बिलियन में
पीएच की वैल्यू क्या होगी, हाइड्रोजन है ना, तो -9 का क्या हो जाएगा +9। जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है, तो हम बोलेंगे हाइड्रोजन गैस निकलती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32। कॉलम 2 कॉलम दिए, कॉलम ए एंड कॉलम बी। तो पदार्थों के अनुप्रयोग, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस है, उसका क्या उपयोग होता है, क्या इसका यूज करते हैं। तो इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का तुम्हें याद होना चाहिए, किस में यूज करते हैं, मूर्ति के निर्माण में। तो एक का सेकंड ऑप्शन देख लो किस में है, तो पहले में नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में नहीं है और फोर्थ में नहीं है, तो ऑप्शन बी बचा खाली। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बी। अगर हम इसको अगर हमें मालूम हुआ है एक्चुअली, तो बाकी हम लोग अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे जो मैचिंग वाले क्वेश्चन आए तो इनको थोड़ा सा ध्यान से करना होता है। आपको क्वेश्चन भी उसी में, आंसर भी उसी में छिपा है, तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं उसका फाइंड आउट करके। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पूछा उसने प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसके फॉर्मूला डायरेक्ट हमें याद होता है, CuSO4.12H2O। तो हमारे प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम शॉर्ट में POP के नाम से जानते हैं, जो कि हमारे घर मकान में सुंदरता में इसका यूज किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में इसका मीन्स जो हमारे शरीर की हड्डियां जो टूट जाती है उसमें जो प्लास्टर का यूज करते हैं, उसमें भी हम क्या इसका यूज करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हमारे पास अभी तक जो थे बहुविकल्पीय वो क्वेश्चन हमारे क्या हो गए, फिनिश हो गए। अब आते हैं अगले क्वेश्चनों पे। तो हमारा खंड वाह है लघु त्रिय प्रश्न। लघु त्रिय प्रश्न को हम 1 by 1 समझेंगे कि कैसे क्या होता है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर पहला दिया, सूचक क्या है। एक उदाहरण की सहायता से अम्ल क्षार सूचकों के अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में रंग परिवर्तन को स्पष्ट कीजिए। या फिर मिथाइल ऑरेंज व फेनोल्फथालीन किस प्रकार सूचक का कार्य करते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो देखो सूचक, सबसे पहले सूचक होता क्या है। अम्ल क्षार सूचक वे पदार्थ होते हैं जिनका अम्लीय विलयन में एक रंग तथा क्षारीय विलयन में दूसरा रंग होता है। अम्लीय विलयन में अलग होगा तथा क्षारीय विलयन में अलग होगा। जैसे मान लो मिथाइल ऑरेंज है। मिथाइल ऑरेंज एक नारंगी रंग का रंजक है। जब मिथाइल ऑरेंज का एक बूंद अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तब विलयन का रंग कैसा हो जाता है, लाल। तो आपको याद रखना होगा कि अम्लीय विलयन में जो हमारा सूचक होता है उसका रंग कैसा हो जाता है, लाल। और जब में क्षारीय विलयन में होता है तो रंग कैसा हो जाता है हमारा, पीला। तो मिथाइल ऑरेंज जब उदासीन होता है तो नारंगी कलर का, अम्लीय विलयन में मिला देते हैं तो लाल, और क्षारीय मिला देते हैं तो पीला। अगली कंडीशन है, ये था हमारा मिथाइल ऑरेंज के लिए। अगर मान लो फेनोल्फथालीन है तो फेनोल्फथालीन एक रंगहीन पदार्थ है, अम्लीय विलयन में रंगीन होता है, जबकि फेनोल्फथालीन की एक बूंद क्षारीय विलयन में मिलने पर कैसा हो जाता है, ये गुलाबी कलर का हो जाता है। तो रंगीन एंड गुलाबी। रंगीन कब होता है, जब उदासीन होता है या अम्लीय विलयन में होता है। तो दोनों केस में क्या होते हैं हमारे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, पीएच स्केल क्या होता है। उदासीन, अम्लीय, क्षारीय विलयनों में पीएच का परास क्या है। तो हमें ये मालूम होना चाहिए, पीएच पैमानों अम्लों और क्षारकों के लिए जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने प्रयुक्त होता है। उदासीन, अम्लीय या क्षारीय विलयन के पीएच का मान परास निम्न प्रकार है। कहाँ से, 0 से स्टार्ट होता है, 14 तक होता है, और 7 पे कैसा होता है, उदासीन होता है। तो इसमें दे रखा है 7 से इधर अगर हम चलते हैं तो अम्लीय होता है, और इधर चलते हैं तो क्षारीय होता है। तो इधर बता रहा है कि अम्लीय शक्ति का बढ़ता हुआ क्रम, और इधर अम्लीय क्षारीय शक्ति का बढ़ता हुआ क्रम, लेकिन इधर चलते हैं तब। दोनों चीज़ें अलग अलग केस है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, उदासीनी अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। तो हमें क्वेश्चन में लिखा है, अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण एवं जल प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया। NaOH की जब मैं HCl के साथ कराता हूँ तो NaCl + H2O मिलता है। या फिर हम KOH की रिएक्शन HCl के साथ कराते हैं तो मुझे क्या मिलता है, KCl + H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हमारे पास बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आंध्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए। या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस के जल योजन अभिक्रिया लिखिए। या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या मिलाएं जिससे हमें जिप्सम मिल जाए। या फिर इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो 1 by 1 हम इसकी चर्चा करते हैं कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आंध्र रोधी बर्तन में रखा जाता है क्योंकि यह आर्द्रता नमी जल के संपर्क में आकर बड़ी तीव्रता से जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है, जो कि एक बहुत ही कठोर पदार्थ है। अभिक्रिया का उदाहरण निम्न समीकरण है। दोस्तों हमारे पास मान लो एक CaSO4.12H2O का एक प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जिसमें अगर हम पानी की मात्रा मिला दें तो हमारे पास क्या मिलेगा, जिप्सम।
जिसका फार्मूला होता है CaSO4.2H2O। तो जिप्सम पीओपी में अगर हम पानी की मात्रा मिला देंगे तो हमें क्या मिलेगा, जिप्सम। अगला क्वेश्चन है 5वां, देखोगे आप, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, क्या होता है जब एसिटिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है। तो मैं डायरेक्ट इसके आंसर पे आता हूँ। तो एसिटिक अम्ल, दोस्तों इसमें हमें कुछ फार्मूले याद रखने पड़ेंगे। एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, CH3COOH, सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्या मिलता है, तो आप देखोगे यहाँ CH3COONA + CO2 + H2O। तो हमारी एक रिएक्शन मिलती है। सेकंड है एथेनॉल और क्षारीय पोटेशियम पर मैग्नेट विलयन द्वारा ऑक्सीकृत होता है। तो एथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, जिसे हम OH के नाम से जानते हैं। क्षारीय पोटेशियम परमैग्नेट, जिसमें KMnO4 आता है। जब इन दोनों को मिला देते हैं तो अलग अलग बनता है, एक MnO2 बनता है, एक बनता है CH3CHO KOH एंड 2H2O। तो ये हमारे क्या है, उत्पाद मिलते हैं अभिकारक से रिएक्शन करके। नेक्स्ट देखते हैं अगला, उसमें रिएक्शन है कि मान लो थर्ड वाले में NaHCO3 है, अगर इसकी रिएक्शन CH3COOH से करा देते हैं तो हमारे पास CH3COONA एंड CO2 + H2O मिलेगा। या फिर हम कहें मेथेन की रिएक्शन अगर हम ऑक्सीजन के साथ कराते हैं या मेथेन को हम दहन कराते हैं तो हमारे पास CO2 + H2O मिलता है। या फिर हम बोलें कि CaSO4.2H2O को जब हम रिएक्शन के साथ रिएक्शन कराते हैं, पीओपी की अभिक्रिया जब हम पानी के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, जिप्सम मिलता है, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4.H2H2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, छठा क्वेश्चन। तो इसमें बोला है कि छठे में एथेनोइक अम्ल के एस्टरीकरण की क्रिया के रासायनिक समीकरण को लिखिए, इसकी NaOH NaHCO3 के साथ अभिक्रिया भी लिखिए। तो एथेनोइक अम्ल के एस्टरीकरण की अभिक्रिया क्या होती है उसको हम इसमें समझते हैं। मान लो हमारे पास एक एथेनोइक अम्ल का एस्टरीकरण करने पर एस्टर बनता है, CH3COOH + CH3CH2OH। जब हमारे पास सांद्र H2SO4 की रिएक्शन करते हैं तो ये बनता है हमारे पास CH3COOCH2CH3 एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास साथ में हमें क्या मिलता है, पानी मिलता है। एथेनोइक अम्ल की NaOH के साथ क्रिया कराने पर सोडियम एसीटेट बनता है, जिसे हम बोलते हैं CH3COOH + NaOH, साथ में मिलता है CH3COONA एंड H2O। तो हमारी किस क्या एथेनोइक अम्ल है, उसकी जब हम NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें मिलता है सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट का फार्मूला CH3COONA होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, एथेनोइक अम्ल की जो NaCO3 के साथ अभिक्रिया कराने पर हमें क्या मिलता है, सोडियम एसीटेट। CH3COOH + NaHCO3 gives CH3COONA + H2O + CO2। तो हमारे पास ये रिएक्शन मिलती है और पूछ रहा है कि NaHCO3 के साथ कराने पर क्या मिलता है, तो उस तरह से हमारी रिएक्शन मिलती है। एक सेकंड। नेक्स्ट आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है पीएच की परिभाषा दीजिए, इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रता से क्या संबंध है। या फिर हम कह सकते हैं कि पीएच मूल्य क्या है हमारे दैनिक जीवन में, इसका महत्व समझाइए। या फिर पीएच मान से आप क्या समझते हैं, शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण का क्या होता है। दोस्तों इस पे ना आप एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का मार्क कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है। इसमें नो डाउट कि पीएच से रिलेटेड वो कुछ ना कुछ आपसे ज़रूर पूछता है, तो पीएच के बारे में डिटेल से आप पढ़ लें। तो देखते हैं आप इसमें कि पीएच अम्लों एवं क्षारकों के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता मापने की इकाई है। किसी विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रणों के व्युत्क्रम का लघु गुणक होता है, जो मैंने अभी फॉर्मूला लिखाया था, पीएच बराबर होता है -के log H पॉजिटिव। तो H पॉजिटिव मीन्स H पॉजिटिव आयनों का मोल पर लीटर में सांद्रण। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण कितना होता है, 1 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर होता है। मैंने इसमें एक हिंट और बताई थी आपको कि H + OH- की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास 14।
तो इसको जरूर ध्यान रखें कि अगर H पॉजिटिव की वैल्यू दिया है तो वो H की भी आपको वैल्यू निकाल लेनी चाहिए। अब ये कह रहा है कि भैया मान लो हमारे पास pH है, उस pH का दैनिक जीवन में क्या यूज है। तो दैनिक जीवन में हमारा यूज देखते हैं तो हमारे पाचन तंत्र का pH कितना होता है। हमारे उदर में स्थित HCl अम्ल मतलब पेट में, तो अम्ल भोजन के पाचन में सहायक होता है। अधिक मात्रा में HCl का उत्पादन उदर में गंभीर दर्द व जलन उत्पन्न कर देता है, जिससे मुक्त होने के लिए प्रति अम्ल एंटासिड लेना पड़ता है, और इस एंटासिड का नाम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। यह HCl की अधिक मात्रा का विक्रिया द्वारा उदासीन कर देता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक क्या बोलते हैं इसको, प्रति अम्ल है या एंटासिड है, जिसको हम एक यूज करते हैं दवा के तौर पे। आपने देखा होगा जब कभी पेट में गरम गरम सी जो डकार आती है तो उसमें क्या है, एसिड की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हम क्या एक ऐसी दवा, ऐसी कोई ऑब्जेक्ट या फिर ऐसा कोई सब्सटेंस, ऐसा कोई लिक्विड लेते हैं जिसकी वजह से क्या वो गर्मी हमारी शांत हो जाए। एज नॉर्मली हम क्या लेते हैं, एक तरह से कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं, या फिर हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो डॉक्टर भी हमें क्या एक एंटासिड देता है, प्रति अम्ल दे देता है, जिसकी दवा लेने से क्या हमें आराम मिल जाता है। अगला pH परिवर्तन के कारण दंत क्षय। मुंह के pH का मान 5.5 से कम अर्थात अधिक अम्लीय होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों की सुरक्षा के लिए अम्लों पर कैल्शियम फॉस्फेट का एनेमल होता है, जिसका pH 5.5 से कम होने पर संचारण हो जाता है। उचित दंत मंजन के प्रयोग द्वारा दंत क्षय को रोका जाता है। कभी कभार देखते होंगे आप लोग कि दांतों में हमारे में क्या है कि दांतों में ब्रश करते वक्त या फिर हम बोल सकते हैं कि सेंसिटिव हो जाते हैं हमारे जो दांत हैं। कभी हम ठंडा पानी पिए तो ठंडा लगता है, गर्म चाय पिए तो गर्म लगता है। कुछ इस तरह की जो बीमारियां होती हैं हमारे दांतों को धीरे धीरे क्या है नुकसान पहुंचाती हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि प्रॉपर जो एक मंजन होता है, जो टूथपेस्ट होता है, उसको आप बदल के देख सकते हैं और उसकी तरह उसकी जगह क्या दूसरा यूज करके देखो, शायद हो सकता है आपको आराम पड़े। एक पेप्सोडेंट का नाम बड़ा फेमस है, सेंसोडाइल, तो उसको हम मार्केट से या फिर हम नॉर्मली दुकानों से खरीद सकते हैं, जिससे कि हमारे जो दांत हैं उनको नुकसान होने से क्या है बचा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, थर्ड एप्लीकेशन है पशुओं एवं पौधों के द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। मधुमक्खी के डंक से अम्ल होता है, जो इसके द्वारा काटने पर यह हमारे शरीर में प्रविष्ट कर जाता है, जिससे हमें जलन व दर्द का अनुभव होता है। डंक मारे गए स्थान पर बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल छाल लगाने से आराम मिलता है। इसी प्रकार कई अन्य जंतुओं से हम उचित उपचार द्वारा आत्मरक्षा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कहता है कि मान लो कभी कभार हमारे पास मधुमक्खी जब हाथ को खा जाती है या कहीं डंक मार जाती है तो वो क्या अम्ल फैला देती है। उस अम्ल को रोकने के लिए हमें क्या उसमें एक दुर्बल क्षार मिलाना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या एक नॉर्मल हमारी चीज़ें क्या होती हैं मैनेज हो पाती हैं, जिससे हमारे शरीर में क्या है वो अम्ल जो फैलने से रुक जाता है। नेक्स्ट बचा है दोस्तों, लास्ट पॉइंट है इसी का एप्लीकेशन का, पौधों में pH क्या है। कई पौधों से हानिकारक अम्लों का स्राव होता है, जैसे नेटल एक शाकीय पौधा है। इसके पत्तों में डंक नुमा बाल होते हैं, जो जंतु के शरीर से छू जाने पर डंक जैसा दर्द देते हैं। क्योंकि इसके बालों से मेथेनॉइक अम्ल का स्राव होता है, इससे उत्पन्न दर्द को दूर करने के लिए डाक के पौधों के पत्ते का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग अपना आप कैसे बनाएंगे। केवल रासायनिक समीकरण देने, आपको कुछ नहीं देना। सोडियम सल्फेट से अगर सोडियम कार्बोनेट बनाना हो तो सोडियम सल्फेट से सोडियम कार्बोनेट बनाना हो तो सोडियम सल्फेट को कार्बन से रिएक्शन कराते हैं, कार्बन के बाद उसे चूने के पत्थर से रिएक्ट कराते हैं और देन जब सोडियम कार्बोनेट बनता है। जैसे मान लो हमारे पास सोडियम सल्फेट है Na2SO4, जब कार्बन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो बनेगा Na2S + 4CO। तो हम कह सकते हैं Na2S जो बना उसको अगर हम चूने के पत्थर से रिएक्ट करा दें तो हमारे पास बनेगा सोडियम कार्बोनेट और साथ में मिलेगा कैल्शियम सल्फाइड। तो उसने पूछा कि सोडियम कार्बोनेट कैसे बनता है, तो एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू हमने ये बना के दिखाया। सेकंड पॉइंट बोला उसने बुझे हुए चूने से ब्लीचिंग पाउडर। शुष्क बुझे हुए चूने पर शुष्क क्लोरीन की क्रिया से ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। याद रखना ध्यान से, एक होता है चूने का पत्थर जिसे CaCO3 बोला जाता है, एक होता है शुष्क बुझा हुआ चूना जिसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल टॉय जैसे प्लस Cl2। तो इससे बनेगा ब्लीचिंग पाउडर जिसका फॉर्मूला होता है CaOCl2 + H2O। थर्ड पॉइंट बोला उसने, मान लो सोडियम क्लोराइड से सोडियम कार्बोनेट बनाना हो तो हमारे पास सिंपल है
कि भैया आप NaCl की रिएक्शन H2O CO2 NH3 से कराओगे तब हमें NH4Cl और साथ में NaHCO3 मिलेगा। तो NaHCO3 को फिर से हम हीट देते हैं तो हमारे पास Na2CO3 H2 और CO2 मिलता है। तो ये क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 8वां। अगर हम 9 की बात करें तो 9 में देखेंगे आप लोग क्या होता है जब ब्लीचिंग पाउडर कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है। तो ब्लीचिंग पाउडर कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्लोरीन गैस निकालता है। कैसे देखते हैं। हमारे पास CaOCl2 प्लस CO2 गिव्स CaCO3 और साथ में Cl2। Cl2 क्या एक गैस है जो कहाँ ऊपर की तरफ निकल जाती है। सेकंड बोला सोडियम बाइकार्बोनेट तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके हमें क्या मिलता है, सोडियम सल्फेट पानी मिलता है और साथ में CO2 एक गैस मिलती है जो कहाँ एनवायरनमेंट में चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग 10वां। क्या होता है जब सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने का सोडा को जब हम गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। फिर देखेंगे ध्यान से, अभी हमने जो ऊपर देखा कि हमारे पास मान लो 2NaCO3 है, जैसे हम गर्म करने पे Na2CO3 H2 और साथ में क्या मिलता है हमको CO2। सेकंड है व्यंजक चूर्ण की क्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर, तो गर्म करने पर यह अमोनिया क्लोराइड को गर्म करते हैं। गर्म करने पर यह अमोनिया हाइड्रोजन क्लोराइड गैस से में विच्छेदित हो जाती है। मतलब हमारे पास एक अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl, अगर हम इसको हीट देते हैं तो हमारा बनता है NH3 प्लस HCl। नेक्स्ट है व्यंजक चूर्ण से क्लोरीन गैस कैसे बनाएंगे, तो कैसे बनाते हैं उसको देखते हैं। तो हमारे साथ में दिया आंसर क्लोरीन गैस निकलती है, तो हम देखेंगे कि CaOCl2 के साथ जब हम H2SO4 की रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है CaSO4 प्लस H2O प्लस Cl2। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है तो कैसे बनता है, सोडियम ऑक्साइड प्लस जल की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलता है 2NaOH, जिसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 11वां कि 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, जब रासायनिक समीकरण लिखिए। तो सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। दोस्तों ये बार बार अभी किया था, फिर से आया है, तो आप देख सकते हैं सोडियम कार्बोनेट जल और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये हमें क्या बनाता है 2NaHCO3। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अगला सेकंड दिया है इसमें, सोडियम कार्बोनेट तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके क्या बनाता है। आप देख सकते हैं सोडियम कार्बोनेट जब करता है रिएक्शन तो बनेगा NaCl CO2 और H2O, तो हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड बनेगा। अब अगला क्वेश्चन थर्ड वाला दिया है कि ब्लीचिंग पाउडर को पानी में घोलकर गर्म किया जाता है। जब हम ब्लीचिंग पाउडर को जब हम गर्म करते हैं तो हमारे पास बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है तथा साथ में क्लोरीन गैस निकलती है। तो आप देखेंगे कि हमारे पास CaOCl2 H2O हमें गिव्स देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में Cl2 एक गैस देता है। तो ये हमारा था कि ब्लीचिंग पाउडर को पानी में घोल कर गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, तो उस तरह से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कास्टिक सोडा या प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग कैसे हैं। तो कास्टिक सोडा के उपयोग देखेंगे हम लोग। पहला है साबुन तथा डिटर्जेंट के निर्माण में, सेकंड है ऊर्जा के क्षेत्र में। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जब हम यूज की उपयोग बात करें तो एक आता है प्लास्टर वर्क करने में और दूसरा आता है मूर्तियां एवं खिलौने बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हमारे पास अम्ल एवं क्षारक परस्पर क्रिया करते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। उदासीनीकरण अभिक्रिया पर टिप्पणी कीजिए। अम्ल क्षारकों से क्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं तथा लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। लवण व जल बनने की यह क्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अम्ल की अभिक्रिया जब क्षार के साथ कराते हैं तो हमारा लवण और जल बनता है। जैसे जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तब सोडियम क्लोराइड तथा जल बनते हैं। अभिक्रिया निम्न प्रकार है। HCl NOH की HCl क्या हमारे पास अम्ल है, NOH क्या क्षार है। जब इनकी रिएक्शन कराएंगे तो लवण बनेगा और साथ में क्या बनेगा, पानी बनेगा। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया हमारी इस तरह से होती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हमारे पास आते हैं विस्तृतीय
क्वेश्चन आंसर। तो देखो अब पहला क्वेश्चन, अम्ल क्षार लवण की परिभाषा। अम्ल क्षार या आयनन सिद्धांत के अनुसार HCl अम्ल क्यों तथा NaOH क्षार क्यों है। अम्ल भस्म की आधुनिक अवधारणा लिखिए। एक प्रबल अम्ल या दुर्बल भस्म का नाम लिखिए। तो इसको भी आप कह सकते हैं कि ये भी हमारा कैसा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों 14, 17, 18, 23 ये भी अक्सर करके पूछा जाता है अम्ल क्षार में। तो आप देखोगे 1 बाय 1 इनकी चर्चा करते हैं हम लोग। अम्ल क्या है ये समझिए। अम्ल वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या देते हो, हाइड्रोजन आयन, उन्हें क्या कहते हैं, अम्ल। जैसे ये 2 एग्जाम्पल। किंतु हाइड्रोजन आयन जलीय विलयन में स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते, यह जल के अणु से संयोग करके हाइड्रोनियम आयन देते हैं। देख सकते हैं H+ H2 के साथ करके H3O+। अतः वे अम्ल जो जलीय विलयन में स्टीरियो पॉजिटिव आयन देते हैं, जैसे HCl H2O के साथ ये देता है, HNO3 के साथ ये रिएक्शन कर लेता है। क्षार किसे कहते हैं, क्षार वे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल मतलब OH- देते हैं, जैसे NaOH NH4OH। जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन भी जल योजित हो जाते हैं। वे क्षारक जो जल में घुलनशील हैं क्षार कहलाते हैं, जैसे कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटास etc। नेक्स्ट है लवण। वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कोई अन्य धनायन या हाइड्रोक्सिल आयन के अतिरिक्त कोई अन्य ऋण आयन हो, लवण कहलाते हैं। जैसे हमने माना जिंक हमारे पास है, जिंक सल्फेट। ये जिंक सल्फेट क्या है, लवण है। ये किस में टूट जाता है, आयनों में। इसी प्रकार NaClO हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है तथा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक दुर्बल भस्म क्षार है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं इसमें। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र तथा उपयोग लिखिए। कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर देखते हैं हम लोग। ब्लीचिंग पाउडर या फिर हम ब्रंजक चूर्ण बोलें का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड तथा अणु सूत्र CaOCl2 है। बनाने की विधि है या सूखे बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से प्राप्त होता है। मान लो हमारे पास दिया है CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2। जब CaOH का होल ट्वाइस Cl2 के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बन जाता है, ब्रंजक चूर्ण बन जाता है। और साथ में क्या मिल जाता है, हम लोगों को पानी मिल जाता है। गुड़ क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, यह हल्के पीले रंग का ठोस पदार्थ है जिसमें क्लोरीन की गंध आती है। सेकंड है, इससे जल में घोलकर गर्म करने पर क्लोरीन गैस मिलती है, देखा हमने। यह तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्लोरीन गैस देता है। इस प्रकार प्राप्त क्लोरीन जल से क्रिया करके नवजात ऑक्सीजन निकालता है। रंग युक्त नवजात ऑक्सीजन से क्रिया करके रंगहीन पदार्थ बनाता है। H2O + Cl2 दैट इज कॉल्ड 2HCl। और साथ में क्या बनता है हमारा, एक ऑक्सीजन जिसे हम नवजात ऑक्सीजन बोलते हैं। हम कह सकते हैं रंग युक्त पदार्थ प्लस ऑक्सीजन गिव्स रंगहीन पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट इसी में देखते हैं फोर्थ पॉइंट। ब्लीचिंग पाउडर एसीटोन अल्कोहल के साथ जल की उपस्थिति में क्रिया करके क्लोरोफॉर्म बनाता है। तो क्लोरोफॉर्म कैसे बनता है, ब्लीचिंग पाउडर एसीटोन अल्कोहल के साथ जल की उपस्थिति में क्रिया करके क्लोरोफॉर्म बनाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों उपयोग। ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए, ऑक्सीकारक के रूप में, क्लोरोफॉर्म बनाने में, चीनी को सफ़ेद करने में, पेयजल को जीवाणु रहित करने में, सूत लकड़ी की लुगदी आदि का रंग बढ़ाने में व्यंजक के रूप में प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर के बारे में हम समझेंगे 1 बाय 1 की क्या क्या टॉपिक हैं। तो ये जितनी भी हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो, बेकिंग पाउडर हो, या फिर हम ये कहें कि हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर हो, ये सभी 1 बाय 1 हमको क्या है, पढ़नी है। तो बेकिंग पाउडर का रासायनिक सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, NaHCO3 बनाने की विधि होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। तो बना Na2CO3 + H2O। Na2CO3 में फिर हमने से पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गुजारी तो हमारा बनेगा NaHCO3। इसे हम क्या किस नाम से जानते हैं, बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। अच्छा, इसका गुण की बात करें हम, यह एक सफ़ेद क्रिस्टलीय जल में अल्प विलेय पदार्थ है। इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है। इसको गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट में टूट जाता है। इसका कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है।
NaHCO3 को अगर हम गर्म करेंगे तो Na2CO3 H2O और CO2 में टूट जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका चौथा पॉइंट, यह तनु अम्लों के साथ क्रिया करके लवण जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, या फिर अभी और रिएक्शन बची है इसमें। जब NaHCO3 की अभिक्रिया HCl के साथ कराते हैं तो NaCl H2 और CO2 बनता है। NaOH CO3 की रिएक्शन किसके साथ, H2SO4 के साथ कराने पर Na2SO4 2H2 और CO2 बनता है। देखो दोस्तों, अब आगे आता है आपका धावन सोडा। तो धावन सोडा की भी मैकेनिज्म देख लेते हैं। धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट, अणुसूत्र Na2CO3.10H2O। कास्टक सोडा के सांद्र विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर सोडियम कार्बोनेट का विलयन प्राप्त होता है, जिसका बाष्पन करने पर सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, जिसे हम बोलते हैं 2NaOH + CO2 gives Na2CO3H2O। सोडियम कार्बोनेट को कपड़े धोने का सोडा तथा सोडा ऐश के नाम से भी जाना जाता है। BaCl2 से क्रिया करके क्या बनता है हमारे पास, BaCO3 + 2NaCl। SO2 से क्रिया करके बनता है Na2SO3 + CO2। Na2CO3 की रिएक्शन अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड और साथ में पानी मिला दें तो क्या मिलेगा, NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। कपड़े धोने में जल की कठोरता दूर करने में इसके उपयोग किए जाते हैं। अगला एक उदाहरण है जिप्सम को। तो देखते हैं दोस्तों, जिप्सम से कैसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बनते हैं या बनाते हैं। तो जिप्सम को 373 पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। बनाने की विधि है, एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है जो 373 से उच्च ताप पर करने पर निर्जल CaSO4 में बदल जाता है। CuSO4 का होल ट्वाइस डॉट H2O तेज गर्म करने पर बनेगा CaSO4H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ क्रिया कराने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है और वह शीघ्रता से जिप्सम में बदलकर जम जाता है। इस क्रिया को प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। तो कुछ इस तरह से रिएक्शन दी जाती है। अच्छा, इसका उपयोग की जब हम बात करें तो शल्य चिकित्सा में प्लास्टर करने में, सांचे और मॉडल बनाने में, मूर्तियाँ एवं खिलौने बनाने में। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा ये चैप्टर नंबर 2 था, जिसे हम अम्ल क्षार लवण के नाम से जानते हैं। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्या, सभी अधिकतर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में पेपर में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके आप हो सकता है आपको अगर कोई डाउट भी हो तो आप डाउट पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी उसके बारे में भी कमेंट कर सकते हैं। और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि अपने कुछ भी अगर थोड़ी बहुत गलती हो जाती है तो उस गलती को सुधारने के लिए आप उसमें भी क्या है कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं पढ़ के अपने आप को क्या इम्प्रूव कर सकूँ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।